लेट्स रेडी फॉर फाइटिंग विथ 10 क्वेश्चंस ऑफ नीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से अपना लेक्चर डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चंस पर हम 10+1 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 11 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सबको मालूम है, हर दिन करते हैं, यही काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के फिजिक्स से। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पहले ढूंढ लो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला, a coil of 800 tons effective area of 0.05 meter square kept perpendicular to the magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Tesla when the plane of coil is rotated by a 90 degree around any of its coplanar axis in 10 second, the EMF induced in coil will be। चलो तो एक बार क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया शुरू से लेकर के, अब आखिरी तक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो समझ लेते हैं। एक कॉइल है हमारे पास जिसमें करीब करीब 800 टन हैं। ठीक है, एक कॉइल है अपने पास जिसमें करीब करीब 800 टन हैं, जिसकी एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो उससे हिसाब से एक अपन क्या बनाते जाते हैं, डायग्राम बनाते जाते हैं। एक अपने पास एक कॉइल है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ABCD एक कॉइल है जिसकी N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू 800 टन है। ठीक, इसी में दूसरा क्या बोला है, दूसरा चीज बोला है एरिया। इसकी एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। कितनी है एरिया, 0.05 मीटर स्क्वायर एंड कीप्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीजें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर फाइनली अपने को एक बार क्वेश्चन समझाने में और आसानी होगी। 5 into 10 to the power minus 5 दिए हैं, तो 5 into 10 to the power minus 5 टेस्ला ये दिए हैं। नेक्स्ट इसी में दिया गया है व्हेन, अब इसके अलावा रोटेटेड विथ 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी यहाँ दी गई है 90 डिग्री। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हमारे पास कॉइल है ABCD, सपोज कर लो। इस कॉइल में करीब करीब 800 टन हैं। 800 टन हमें एज्यूम कर लेना है यहाँ। ठीक, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर ही है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 into 10 to the power minus 5। ठीक, अब जैसे ही ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अब इसमें हम इसे रोटेट कर रहे हैं। क्या, इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं थ्रू अ एंगल, कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल तक। ठीक है, थीटा एंगल से लेकर के 90 डिग्री एंगल तक हम इसे रोटेट कर रहे हैं। तो इस समय अपने पास पूछा है आखिरी में दैट EMF इंड्यूस इन अ कॉइल विल बी, मतलब इस कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा। जिसने मैग्नेटिक कवर कर लिया है तो उसके लिए क्वेश्चन है, जिसने मैग्नेटिक कवर नहीं किया है फिर भी देख लो। ठीक है, चलो तो इतना EMF कितना इंड्यूस होगा ये अपने को निकालना है। सबसे पहले तो EMF किस कारण से इंड्यूस होता है, EMF किस कारण से प्रोड्यूस होता है, तो EMF प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लक्स के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही EMF किसी चीज में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यानी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है अपना फ्लक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, खत्म हो गया शायद तक, चलो ब्लू है अपने पास। फ्लक्स इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू NAB कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, क्या होता है, NAB कॉज ऑफ थीटा। N क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, एरिया, एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा क्या है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल है थीटा। ये समझ आ गया। चलो तो अब अकॉर्डिंग टू, अगर फैराडे सेकंड लॉ, जिसको याद है नहीं याद है, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना भी ज्यादा एक किसी भी कॉइल में, गिवन कॉइल में या फिर गिवन कंडक्टर में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप फ्लक्स बोल सकते हो।
ये अब बोलते हैं फैराडे सेकंड प्रिंसिपल या फिर सेकंड लॉ बोल सकते हो। तो उसी सेकंड लॉ के हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू FARADAYS फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं, दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी EMF को E से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅/dt होता है। क्या होता है, माइनस d∅/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के मैंने माइनस साइन क्यों लगा दिया, ये लोग सोच रहे होंगे। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है लेंज लॉ को। यहाँ एक और प्रिंसिपल फॉलो होता है फैराडे सेकंड लॉ में, लेंज लॉ, ठीक है। इसके हिसाब से ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि दैट EMF, यहाँ जो इंड्यूस्ड EMF जिसके कारण प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है। मतलब यहाँ फ्लक्स के कारण EMF प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये उसी को अपोज करेगा। मतलब EMF अगर फ्लक्स अगर किसी चीज में बढ़ रहा है तो उसे घटाएगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब उसके उल्टा काम करेगा। तो ये आ जाएगा EMF का काम, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसी अकॉर्डिंग इसी क्वेश्चन के हिसाब से अपन आगे जाके सॉल्व करते हैं। चलो, तो अपना E इज इक्वल्स टू, अभी तो अपन के लिए कितना, एक इस डिफरेंशियल के लिए तो निकालेंगे नहीं, एक डेल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपने पास θ1 और θ2 क्या है। θ1 है अपने पास, θ1 इनिशियली कितने पे था, 0 डिग्री पे था, ठीक है। θ2 पे अपन मैक्सिमम कितने तक ले गए, क्वेश्चन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो 90 डिग्री तक ले गए, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस d∅/dt, ठीक है। अब इसको डेल के लिए रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है ना। डेल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अपने को एक बड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है, 0 से लेके 90, ठीक है। डिफरेंशियल थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक और लोचा, इसलिए अपन डिफरेंशियल नहीं लेकर के एक डेल ले लेते हैं। तो डेल क्या आ जाएगा, डेल फ्लक्स बाय डेल टाइम, ठीक है। डेल फ्लक्स बाय डेल टाइम ले लेते हैं। माइनस है तो माइनस का माइनस लेना जरूरी है, क्योंकि ये एज फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को E इज इक्वल्स टू, अब फ्लक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू NAB cos ऑफ थीटा। एग्जाम में या फिर जैसे आपके एग्जाम में कुछ आएगा तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपको तो सिर्फ टिक करना है। तो टिक करने के लिए मैं पूरा का पूरा इक्वेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कई लोगों को नहीं मालूम है, कई लोगों ने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है, ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए उनके लिए जब वहां जाएंगे तो ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार रिवीजन रहेगा, ठीक। चलो, तो माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, NAB cos ऑफ थीटा, ठीक। माइनस ऑफ NAB, ये डेल लगा है तो डेल लगा देते हैं, डेल ऑफ माइनस NAB cos ऑफ थीटा बाय dt। अब यहाँ पास कुछ और चीजें दी गई हैं क्या अपने पास, देख लेते हैं। आई थिंक सो मैंने कुछ इस क्वेश्चन में छोड़ दिया था। दैट सेकेंड अपने पास टाइम दिया है, टाइम डेल टी अपने पास दिया गया है 0.02 सेकेंड, यही दिया है 0.1 सेकेंड दिया है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो टाइम को ध्यान रख लेना, ठीक। अब बाकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये डेल को पहले हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो डेल को हटाने का लोचा मैं कर देता हूँ। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, NAB cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। ये थीटा के रिस्पेक्ट में डेल था अपना, और टाइम की जगह डेल टी की जगह डेल टी लिख सकते हैं। अभी के लिए लिख लो, अभी जाके जस्ट आगे क्वेश्चंस में इक्वेट करके प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ सारी वैल्यूज को पुट करो। माइनस n की जगह कितना है 800, तो n की जगह 800, a की जगह एरिया कितना दिया गया है, एरिया मीटर। हाँ, क्वेश्चन एक चीज और ध्यान देखना कि सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में। सारी चीजें जो अपन SI यूनिट जब इसके लिए लेके चलते हैं, मतलब एक CGS में तो कर नहीं रहे हैं सारी चीजें, ठीक, एक वेल डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें को आपको आखिरी में चाहे कवर कर लो, आखिरी में मीटर्स को सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर लो, या शुरू में ही चेंज कर लो। तो मैं प्रीफर करूंगा शुरू में चेंज कर लो, कहीं आखिरी में भूले तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमेशा ये सारी चीजें मीटर्स में रहेंगी, एरिया जैसे हो गया, लेंथ हो गया, ये सारी मीटर्स में ही लेना है, मीटर्स के रिस्पेक्ट में चीजें हम निकालते हैं,
ठीक है। तो एरिया की जगह कितना दिया है 0.05, ठीक, एरिया हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5.0 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू 0.1, सो 0.1, और कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो कॉस ऑफ थीटा 2 कितना दिया है, थीटा 2 अपने पास 90 दिया है, थीटा 1 कितना दिया है 0, ठीक है। तो 90 माइनस कॉस ऑफ 0, अब इसको इक्वेट कर दो, कॉस ऑफ 90 0, ठीक है, कॉस ऑफ 0 -1 हो जाएगा, मतलब 1 होगा, मैं यहाँ पर तो ये जो अपना माइनस लगा है इसके कारण डायरेक्ट -1 बोले दे रहा हूँ, ठीक। तो कहाँ सॉल्व करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पर से इसको रब करके सॉल्व कर लेते हैं अपना गिवन इंफॉर्मेशन को। चलो जो भी अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी अकॉर्डिंग पे सॉल्व कर लेते हैं। तो -800, अब ये सब इंटू करो, ये इसको क्या हो जाएगा, ये -0.1 है, ऊपर भेज दो। एक बार मैं फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 800 इंटू, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ 1 टू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसको 0.1 है, ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ 0 है, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, ये -1 और ये शुरू में ही -1 लगा हुआ है, तो माइनस माइनस फाइनली हम एक ही साथ प्लस लिख देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 800 ये 2 कैंसल, मतलब ये 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर 2 यहाँ से कैंसल, ठीक है। अब बाकी क्या कैंसल हो जाएगी, 5 5 जो 25, तो 8 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ये कैंसल हो जाएगा। और ये अपन 25 अट्ठे 25 चौक 200 और 25 अट्ठे 400 इंटू 10 टू द पावर -4, कैलकुलेशन में गलत हुआ है क्या, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। चलो, तो ये गलती हुई है अपने पास, क्या यहाँ पास में मिस्टेक हो गया। 25 8 जा अपना आता है 200 और इज इक्वल टू 0.02 जूल्स, ठीक है। सॉरी, जूल्स में नहीं आएगा, वोल्ट्स में आएगा, अपन वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं। अपने पास क्या निकालना था ईएमएफ, तो ईएमएफ किस में होता है वोल्ट्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है अपने पास, ABCD में देख लो, चेक कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन है सी। चलो, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? हमारे पास एक क्या है, 2 रेडियस का एक डिस्क है। डिस्क मान लो क्या है, एक टाइप का डिस्क जिससे खेलते हैं, ठीक है। डिस्क है जिसका कितना है रेडियस 2 मीटर है। इसके बाद उसका मास दिया गया है 100 kg का उसका मास है। हॉरिजेंटल रोलिंग ऑन दी हॉरिजेंटल फ्लोर, मतलब एक नॉर्मल फ्लोर पे वो रोल करके जा रहा है, रोल करते जा रहा है, ठीक है। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ v इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास यानी COM की स्पीड कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, अच्छी खासी स्पीड है। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए अपने को कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 30 किलो जूल्स, ऑप्शन बी 2 जूल और ऑप्शन सी 1 जूल एंड ऑप्शन डी 3 जूल। तो चलो, ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहले इसको हो गया हो तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो रब कर दे रहा हूँ। अच्छा, अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में दिया क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से अपने पास इस तरह से एक
डिस्क दी गई है, ठीक है, एक तरह से एक सर्कुलर डिस्क दी गई है जिसकी रेडियस करीब करीब 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर दिया है, इतना ही दिया है ना, हाँ 2 मीटर, ठीक। अब इसका जो अपने पास इधर साइड और चीजें रख कर देते हैं, इसका वेट कितना है, मतलब मास दिया गया है 100 kg, 100 kg ये भी बताया गया है। इसके COM यानी सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ COM इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपनी सारी चीजें जो भी निकालते हैं तो मीटर्स में निकालते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको शुरू में ही मीटर्स में चेंज कर दे, तो 20 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, चलो -2 मीटर्स पर सेकेंड ये आ जाएगा COM। अब इसमें आखिरी में और क्या पूछे हैं, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, आखिरी में पूछ दिया कितना वर्क डन, मतलब W कितना अप्लाई करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, ठीक है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब जो वर्क डन, अब ये इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या कर रहा है, मोशन पे है, मोशन पे है मतलब रोल करते जा रहा है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेशन करते जा रहा है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास मतलब एकदम बीच वाला पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, अपनी जगह पे वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, मतलब एक राउंड वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन भी प्रोड्यूस होगा वो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, जितना काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो रहा है यहाँ पास रोटेशन करने पे, उतना ही अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें, वर्क डन कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी 5 जूल अप्लाई हो रही है, तो अगर मैं क्या करता हूँ 5 जूल ही मैं अपना वर्क डन कर देता हूँ, तो 5 × 5 एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगी, तो वो क्या कर देंगी, उस चीज को, इस पूरे डिस्क को रोक देंगी, ठीक। तो जितना अमाउंट ऑफ यहाँ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो रहा है उतना ही सेम टू सेम अमाउंट में अपने को वर्क डन अप्लाई करना है। तो अपने पास जो ऑप्शन दिए हैं कई लोग ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है, तो आप आगे भी वीडियो को स्किप कर सकते हो और जब तक ऑप्शन देखने के लिए जब तक मैं एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो वर्क डन किसके फॉर्म में यहाँ स्टोर रहेगा, वर्क डन एज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, ठीक है। चलो, तो शुरू से एक बार करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर मान लेते हैं वर्क डन अपने को मालूम है, तो वर्क डन क्या रहेगा यहाँ, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ठीक है, इतना ही अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, डेल काइनेटिक के वर्क डन अपने को करना पड़ेगा, ठीक। तो एक चीज ध्यान देखो, चलो यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, दैट अपना जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि आखिरी में जाके कि चाहे जो हो ये डिस्क तो जाके ये आखिरी में वेलोसिटी इसका 0 होना ही है, क्योंकि अपने को बोल दिया है कि फाइनल में अपने को रोकना है इसे, तो वो आखिरी में जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस समय के फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब के एफ फाइनल इज इक्वल टू के ई एफ फाइनल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी जगह 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के ई आई। अब पूरा का पूरा चीज डिपेंड करेगा माइनस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर पूरी सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो उसके के रिस्पेक्ट में अपने को ये क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दो फॉर्म्स के कारण ऑब्टेन हो रही है। काइनेटिक एनर्जी या तो मोशन के कारण ऑब्टेन होती है, या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होने के चांसेस है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस कारण से ऑब्टेन होती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 2 कारण से ऑब्टेन हो रही है। पहला काइनेटिक एनर्जी, यानी आप सिंपल से यहाँ लिख सकते हो कि काइनेटिक के ई इनिशियल इज ऑब्टेन ड्यू टू 2 रीजंस, 2 रीजंस के कारण। एक तो किसके कारण, एक
जो ये हॉरिजेंटल पे मूव कर रहे हैं, मतलब एक लीनियर स्पीड के कारण और एक दूसरा रोटेशनल स्पीड के कारण, रोटेशनल वेलोसिटी के कारण। एक तो ये गोल 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 घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जो एक बार ये सीधा जा रहा है गोल गोल घूम घूम के आगे जा रहा है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो दो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट्स में यहाँ एडिशनली होंगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, TRANSLA, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक, दो के कारण अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि इसके बिना कुछ ना होने वाला। अपना जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, क्लास 11 में पढ़े थे अपन, ठीक है ना। चलो, और जो अपना रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ट्रांसलेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो सबको मालूम, 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 mv² यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ जो, अब ये दोनों वैल्यूज तो एकदम अलग अलग है, एकदम सेम टू सेम रिस्पेक्ट में ला लेते हैं, ठीक है, दोनों के सेम टू सेम ला लेते हैं ताकि अपन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल सके। क्योंकि अपने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलोगे तो आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम नहीं निकाल सकते, ना ही ओमेगा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो अपन इसको एम बी की रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है, अपने फर्दर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। तो चलो, तो काइनेटिक आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू अगर बोलोगे तो हाफ ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। तो सेम टू सेम यहीं पास यूज कर लेते हैं, बोर्ड आ तो रहे ना, एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे में आ जाएगा, दिखेगा तो सही। तो काइनेटिक एनर्जी आई इज इक्वल टू 1/1/2 एम आर स्क्वायर बाय ओमेगा। अब एक ही साथ कर लेते हैं कि एक स्टेप क्यों बढ़ाऊं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा, ठीक है, V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। सो ओमेगा के रिस्पेक्ट में मिला हो तो V/R, ये आ जाएगा अपना ओमेगा, ठीक है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V/R, तो V/R लिख देते हैं। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताना नहीं है मेरे को, ठीक है, फिर भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है तो ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा ही। या तो मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन बता देता 3/4 mv², तो आपको वहां समझ नहीं आता कि ये सारा इक्वेशन आया कहां से सारा, ठीक। तो इसलिए पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद हाफ ऑफ mv², चलो ये आ गया अपना फाइनल इक्वेशन। अब जो चीजें अपने पास यहाँ पास से कट हो जाएंगी, यहाँ आर, एक चीज मैं गलती कर देता, ठीक है, ये वाला आर स्मॉल आर अपन जिस रेडियस को ही माना जाता है, ठीक है, तो रेडियस एक कैपिटल आर लिए हैं, दूसरा स्मॉल आर लिए हैं, तो जम नहीं रहा है, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 1/4, 2 × 2 4 लिख सकते हैं, इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू V²/R² प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। हाँ, मजा आ गया। चलो, तो ये R² कैंसल, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 1/4 m इंटू V² प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। ये दोनों चीजें, अब मेरे को तो यही चाहिए था। आप चाहो तो इक्वेशन डायरेक्टली याद कर सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है ड्यू टू ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन मोशन करने के कारण और रोटेशन करने के कारण वो क्या आता है, 3/4 mv² तो आती है। आप चाहो तो याद कर लो, या तो आपको इक्वेशन निकालना सीखना है तो आप यहाँ कंटिन्यू करो मेरे साथ, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल इन दोनों को 4 करो, ठीक है, 4 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। एक एक स्टेप कराऊं क्या यार, चलो एक एक स्टेप कर लो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 4 और इसके बाद mv² प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ऑफ mv², ले लिए दोनों के हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 3 ऑफ mv²/4, यानी 3/4 mv², यही शुरू से मैं बोल रहा था। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह बिल्कुल भी अपने पास है।
कर लेते हैं, यहीं पास कर लेते हैं। कर लें क्या कि ऊपर के रब कर दें, एक स्क्रीनशॉट ले लो, रब करके कर लेते हैं। चलो तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको यहां से रब करें। अरे भाई क्या रब कर दिया, यही तो यूज करना था। चलो कोई बात नहीं। तो ये अपने पास ये फाइनल इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी, और ये है अपने पास मेन इक्वेशन। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूज करो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूं, 3mv²/4, ठीक, 3/mv²/4 यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, मास आई थिंक सो 100 kg दिया गया था। वेलोसिटी की कौन सी वेलोसिटी यहां ली जाएगी, वेलोसिटी लेंगे हम COM की वेलोसिटी। सो COM की वेलोसिटी कितनी दी गई थी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर्स में चेंज करो, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और ये क्या है अपना 4, तो 4 लिखो। चलो हो गया। और इसकी जगह कोई इक्वेशन वैल्यू, मतलब ये रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, एक चीज तो देखने को मालूम चल गया, ठीक। तो वर्क डन अपना रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। अगर स्टॉप करना है तो इनिशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, और इनिशियल रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। ये बात को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका डिस्क का कितना रेडियस है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये है मेन इक्वेशन। तो इसको रब कर दूं, यहाँ थोड़े नीचे में जगह चाहिए, तो एक अंडरलाइन रब कर देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 इंटू 10⁻, तो ये क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 3 इंटू 100 इंटू ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 400 इंटू 10⁻, 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। ये बाय डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 100, 100 इंटू 100 ये आ जाएगा ये कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका -3। तो वर्क डन इज इक्वल टू -3 जूल, ठीक। वर्क डन इज इक्वल टू -3 जूल्स। एक बार देख लेते हैं, ऐसा कोई अपने पास ऑप्शन दिया है 3 जूल्स दिया है, 3 जूल दिया है। माइनस में अपन ने कहीं गड़बड़ी नहीं की है, ये माइनस में इसलिए आया है। क्यों आया माइनस में, क्यों आया, देखो माइनस में इसलिए आया है क्योंकि अपने को इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ा। अपन ये हमेशा किस लिए निकालते थे, वर्क डन निकालते थे कि कितना टोटल वर्क डन हुआ, उसके रिकॉर्डिंग्स निकालते थे, ठीक है। बट यहाँ अपन ने निकाले इसे स्टॉप करने के लिए कितना लगेगा, तो स्टॉप करने के लिए ही अपने को 3 जूल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस ये इंडिकेट करती है कि दैट वी शुड, कि अपने को कितना फोर्स उसको लगा रहे हैं, ठीक है। ये कितना फोर्स लगा रहे हैं ये है। चलो तो अपना ये वाला क्लियर कर लो, हो गया स्क्रीनशॉट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा -3 जूल, तो इसमें 3 जूल दिया है तो 3 जूल ही मानो। चलो ये हो गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजेदार था ये, थोड़ा लंबा था पर अच्छा खासा था। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in a measurement of physical quantities ABCD are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in measurement of X where, ठीक है। मतलब अगर कि क्या आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर ए में कितना 1% एरर आता है, बी के लिए 2% एरर आता है, सी के लिए 3% एरर, 4D के लिए 4% एरर आता है, तो उसी तरह से X के लिए कितना परसेंट एरर आएगा। ये कई लोग दिमाग मत लगा लेना कि X का कितना नंबर होता है, X अपना आता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसके पहले ZX आता है, तो उतना एरर हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये अपन का मेजरमेंट्स वाला क्लास 11 का मेजरमेंट्स था, उसमें इससे चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज एरर जिसको निकालना आता है उसके लिए बहुत बढ़िया, अगर यहाँ पास नहीं आता तो हम परसेंटेज एरर भी निकाल लेंगे, चलो आपके लिए सिखा देंगे। तो आखिरी में आपके पास दिया गया है x इज इक्वल टू, x की वैल्यू दी गई है और ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अपने पास x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू यहाँ पास इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो दिखते जाएंगे। x इज इक्वल्स टू a की पावर 2, x इज इक्वल्स टू a की पावर 2 एंड b की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3, और बाकी सब तो लिख लेंगे, ठीक है। a का परसेंटेज एरर कितना आ रहा है 1%, ठीक है। b के लिए कितना आ रहा है 2%, c के लिए कितना आ रहा है 3% एंड d के लिए आ रहा है अपना 4%। तो इसी तरह से अपने को फाइंड करना है कि x के लिए कितना परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। डायरेक्टली x के लिए पूछ दिया है। अब फाइनल अपने पास ये इक्वेशन दिया है कि इतना इसके रिलेशन के रिस्पेक्ट में अपने को निकालना है, ठीक है। तो लिखो परसेंटेज एरर होता क्या है। ऑप्शन आपको सुनाए नहीं, ऑप्शन सुना देते हैं, फिर आके आखिर में करते हैं, कई लोग ट्राई करेंगे। ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन बी -10%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी 3/13%, 3/13%। तो ये पूरा निकालना है। तो वो क्या होता है परसेंटेज एरर, क्या होता है परसेंटेज ERROR परसेंटेज एरर। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। परसेंटेज एरर यानी होता है कि पूरा कैलकुलेशन यानी पूरे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन में जो अपने पास एरर्स आएंगे, कैलकुलेशन में एरर, ठीक है, डिफरेंट एरर्स होते हैं। कल जैसे कैलकुलेशन एरर हो गया, ठीक, नंबरिंग एरर हो गया, पॉइंट एरर हो गया, ये सारी एरर्स का जो अपन एग्जैक्ट परसेंटेज निकालते हैं, ये पूरे एक्सपेरिमेंट भर में ए के लिए कितना परसेंटेज कितना एरर आया, तो उसी को बोला जाता है परसेंटेज एरर, ठीक। तो अपने को लिए एक्स वैल्यू उसके लिए निकालना है। तो सिंपल एक्स के लिए टोटल दिया गया है, तो अपन क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के लिए परसेंटेज एरर किस तरह, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 होता है, जिसको याद नहीं है यूज कर लो ये फॉर्मूला को, डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स इज सबके टोटल का है, सम है, ये एक्स का परसेंटेज जो होगा इन सब के सम का होगा। तो सम का होगा मतलब ये बाय ए इंटू 100 प्लस ए बाय बी और बाय बी इंटू 100, ठीक है, ए बाय सी इंटू सी इंटू 100 और ए बाय डी इंटू 100। ये हो जाएगा अपना एग्जैक्ट, सारे के सारे डी तक के लिए दिया गया है तो डी तक के लिए अपना ये एग्जैक्ट। चलो तो आप फाइनल अपना वैल्यूज यूज करते जाओ, 1/del x इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं x के लिए, तो ये x के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू a के लिए कितना दिया है 1/a, a इज इक्वल्स टू 1/a। तो इसके लिए कितना परसेंटेज एरर है, a इज इक्वल्स टू 1/a इंटू a और ये कितना है 1%, ठीक। तो इसकी जगह यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ और चीज भी दिया है, इन सब की अगर पावर नहीं दिया होता तो मैं ऐसे एग्जैक्ट जैसे लिखा हूं सेम टू सेम लिख देता, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इन सब की पावर नहीं दिया होता तो मैं सेम टू सेम वैसे लिख देता, बट यहाँ जो पावर दिया है तो पावर के कारण जो इसका मल्टीपल है पावर वो इसका मल्टीपल्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे a की पावर 2 दिया है तो यहाँ 2 आ जाएगा, b के लिए कितना दिया है 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, c के लिए कितना आ जाएगा 1/3 और d के लिए कितना आ जाएगा +3, ठीक। इस तरह से हो गया। चलो तो इसकी जगह कितना दिया गया, ये a/a इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1% दिया है, तो a की जगह ये वैल्यू पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 2%, ठीक है। इसी के b/b इंटू 100 की जगह यूज करेंगे, इसका परसेंटेज तो 2% दिया है तो 1/2 इंटू 2%, ठीक है 2%, तो ये कितना आ जाएगा 2 कैंसल, परसेंटेज मत लिखना, अभी परसेंटेज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, अभी नॉर्मल के लिए केस कर रहे हैं, आखिरी में परसेंटेज इसी के लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 100 लिखा है तो मतलब परसेंटेज ही निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 कैंसल, इसके लिए 1/3 इंटू सी के लिए कितना दिया है, सी के लिए 3%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इंटू 3 +3
बाय इंटू डी के लिए 4%, तो 4%, ठीक है। चलो अब ये सारी चीजों को कट कर देते हैं, जो जो 3 कट, 4 8 4 3 12, तो इसकी जगह 12 12 आ जाएगा। तो ये टोटल अपना कितना आ जाएगा, 2 प्लस इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह 12, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा ये इसकी जगह ये 2 2 2 4 और 12 4 16, तो ये एग्जैक्ट दिख रहा है नहीं रहा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 16, और ये डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू 16% आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 16% एरर आएगा x के रिस्पेक्ट में, अगर जो अपने पास इक्वेशन दी गई है उसका यूज करते हैं। ठीक है, रेड वाले दिख नहीं रहे होंगे आई थिंक सो, उसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सबको एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ, 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। चलो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2, अब दिख रहा होगा, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है जिसका x इज इक्वल टू 16 दिया हो, देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये आई थिंक सो ये आखिरी क्वेश्चन है फिजिक्स का। हाँ, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए को टिक कर लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो आज फिजिक्स के क्वेश्चन में एकदम भारी भरकम को टाइम लग गया, 40 मिनट, करीब करीब 36 मिनट लगा है, वही 40 मिनट मान के चलो। अभी आज का केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी लेंदी जाएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ उठा लिया हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के भी 3 क्वेश्चंस करेंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक कहाँ गया, केमिस्ट्री कहाँ से उठाएं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए केमिस्ट्री के लिए। कई लोग को मालूम नहीं रहता कि मतलब किस सेल की कितनी पावर एनर्जी होना चाहिए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक। 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, अपनी डिक्रीजिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में जमाए गए हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा इन सभी में से, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी सुनाते सुनाते तो मैं पागला जाऊंगा, इसीलिए आप स्क्रीन पे देख लो, ठीक। तो आपको एनर्जी के लिए सबसे पहले क्या समझ लेना है कि एनर्जी स्टेट्स कैसे निकाली जाती है, कौन सा, अगर पी ब्लॉक की एनर्जी ज्यादा होती है कि डी ब्लॉक की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर सिंपल में बोला जाए तो अगर सबसे पहले किसकी आ जाएगी एनर्जी, सबसे एस पी डी एंड एफ, ये सबको मालूम है, ठीक है। ऐसा एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। एफ की सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की, इस तरह से होता है, ये तो नॉर्मल है। बट इसी के सामने अगर मैं सबका नंबर चेंज कर दूं, 6x डाल दूं, P के लिए कितना डाल दूं, 4p डाल दूं, और D के लिए कितना डाल दूं, 1d डाल दूं, सॉरी 1d तो होता नहीं है, 2d डाल दूं, ठीक है। इसके लिए F के लिए डाल दूं, 6f डाल दूं। अब इसमें बताओ किसकी कितनी एनर्जी होगी। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके किसके रिस्पेक्ट में कैसे निकाले। एक तो वो होता है एनर्जी लेवल डायग्राम है, फटाक फटाक बनाओ, वो वाला तो बोरिंग है। अब इससे आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप निकाल सकते हैं। वो वाले पे पूरा का पूरा ये पहले 1 के एस के लिए निकालोगे, फिर पी के लिए बनाओगे, फिर डी के लिए बनाओगे, फिर एफ के लिए बनाओगे, वो बहुत लेंथी है। एक इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है या फिर उसे बोला जाता है एज अ एनर्जी डायग्राम, ठीक है। एनर्जी फॉर्मूला समझ सकते हो उसी का यूज करके। तो इसको रब कर देते हैं, फिर आप जब तक क्वेश्चन ट्राई करो और फिर मैं ट्राई करता हूं मैं भी। तो अपने पास क्वेश्चन कितना दिया है उस सारी चीजों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 4d 5p 4d 5p 5f एंड 6p। अब इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में जमाया गया है, अपने को ऑप्शन करेक्ट बताना है कि कौन सा होगा। तो एनर्जी किस तरह से डिफाइन की जाती है कि अगर जिसमें जितने नंबर n नंबर जितना ज्यादा होगा उसके लेवल से डिफाइन किया जाता है, और sp d एंड f ऑर्बिटल के हिसाब से। तो ये सिंपल एक रूल फॉलो करते हैं, n+1 का रूल होता है,
ठीक है, n+1 का रूल को फॉलो करता है। अब इसमें जिसकी एनर्जी स्टेट ज्यादा आएगी, मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा वो ज्यादा आएगा टोटल वैल्यू, तो उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगर जिसकी n+1 वैल्यू मान लेते हैं 2 की सेम टू सेम आ गई, अब जैसे n=n+1 और इसके लिए एक के लिए दिया है, मान लेते हैं n=2 दिया है, ठीक है, एक में n=3 दिया है, ठीक है, और इसकी जगह n इसका क्या आ जाएगा n, ये n ये कितना, ये जो अपने पास ये n है, ठीक है, n तो दिया रहेगा, ये अपने पास दिया है, ठीक है, ये n तो दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, ठीक, ये सब तो दिया है, बट ये जो 1 ले रहे हैं ये हर एक के लिए अलग अलग होगा ना। देखो किसके लिए, s के लिए 0 कुछ नहीं, इसके लिए p d एंड f, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 एंड f के लिए होता है 3, इसलिए शुरू में ही बता दे रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो मान लो किसी दो की एनर्जी एकदम सेम टू सेम आ गया, वैल्यू टोटल वैल्यू है 4 एंड 4, तो अब उसमें से हम किसका डिसाइड करेंगे, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, तो वो भी अभी देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको भी अभी बता दूंगा, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले 4d के लिए यूज करते हैं, 4d, तो 4d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस d के लिए कितना यूज करेंगे 2, ठीक, तो 4 2 6 हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा 5p, 5 के लिए n+1 का रूल इसके लिए भी यूज करो, n+1 हर एक के लिए लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो n कितना, n= कितना दिया गया है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देता हूँ, n= कितना दिया है 5, और जनरली p के लिए कितना यूज करते हैं, p के लिए 1 यूज करते हैं, तो यह आ जाएगा अपना 6। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं 5f में f n की जगह 5 दिया है, और f के लिए कितना यूज करते हैं 3, तो 3 यूज करो, 5 3 8। इसके बाद आखिरी आता है 6p में 6 और p के लिए कितना यूज करते हैं 1, तो ये आ जाएगा 6 1 7। ठीक, अभी यहां पास अब आएगा कंफ्यूजन, ये और ये इन दोनों का एकदम नंबर सेम टू सेम है, बाकी जितने आए हैं इसका जैसे नंबर सबसे ज्यादा है तो इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ये समझ के चलो, इसका नंबर थोड़ा सा से कम है तो इससे एनर्जी इसका कम हो जाएगा, मतलब ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, बट इसमें थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में किसको दूं ये आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखो इसके लिए भी एक तरीका नहीं, इसके लिए यही रूल है कि जिसका n नंबर छोटा होगा उसकी एनर्जी छोटी होगी, क्या होगा, जिसका n नंबर छोटा होगा उसकी एनर्जी छोटी होगी, ठीक है, तो इसमें n नंबर किसका छोटा है, इसमें n नंबर, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों में, तो n नंबर किसका छोटा है, n नंबर d के लिए छोटा है, तो उसकी एनर्जी छोटी होगी। तो चलो, तो सबसे पहले जमा लेते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा आ जाएगा 5f, ठीक है, हायर एनर्जी देन 6p। नेक्स्ट आ जाएगा, इसके बाद इसमें से आ जाएगा 5p, इसके बाद आखिरी में आ जाएगा 4d आई थिंक सो, गलत तो नहीं लिखा हूं, नहीं लिखा हूं, ठीक है, ऐसा कोई दिया है अपने पास, ऐसा कोई दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन डी 5f 6p, इसके बाद 5p एंड 4d, सही है, तो एक इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका करेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इसमें रूल को याद रखना, बाकी कुछ जरूरी नहीं है, रूल जरूरी है और इसी के हिसाब से निकालना है एनर्जी किसी भी डायग्राम का। अच्छा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, फॉर द सेल रिएक्शन, एक सेल हमारे पास एक सेल रिएक्शन है, ठीक है ना, Fe इज इक्वल्स टू, ये सेल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा यार, चलो पहले रिएक्शन को, सेल रिएक्शन लिख लेते हैं फिर उसके बाद समझेंगे। सेल रिएक्शन ये अपना इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 का टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी बता दे रहा हूँ, जिसको पढ़े हैं वो जिसके लिए फायदा है, ठीक है। तो ये +3 एक्वस, इसके बाद एक्वस 2i माइनस दिया गया है, ये भी एक्वास में, और नेक्स्ट स्टेप में ये 2Fe प्लस में चेंज हो जा रहा है, सॉरी +2 में चेंज हो रहा है, +2 में चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ एक्वास में और I2, और ये भी एक्वास में,
ये सारी चीजें, ये अपने पास सेल रिएक्शन है, इसका यूज करेंगे। बाकी अ सेल रिएक्शन, वी हैव अ सेल रिएक्शन, एक हमारे पास ये सेल रिएक्शन है, इसमें ई नॉट सेल, ई माइनस सेल की वैल्यू अपने पास दी गई है कितनी, उसको भी लिख लेते हैं। हे राम, मेरी तो किताब फट गई यार। चलो, तो अपने पास ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.24 वोल्ट दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 298, टेम्परेचर का तो ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ता है। चल, बोर तो नहीं लग रहा है? लग रहा होगा भाई, इतना देर से पढ़ रहे हो, काहे पढ़ रहे हो, काहे पढ़ रहे हो। चलो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.24 दिया गया है, एक अपने पास एक सोर्स समझो, एक अपने पास सेल रिएक्शन दिया गया है जिसमें जिसकी ई नॉट सेल की वैल्यू 0.24 वोल्ट दिया गया है, और इसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे, एक रूम टेम्परेचर 298 क्या है, एक रूम टेम्परेचर है, समझ आए। चल, रूम टेम्परेचर पे द स्टैंडर्ड ग्रिप्स फ्री एनर्जी, सॉरी स्टैंडर्ड ग्रिप्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन, अपने को इसकी ग्रिप्स एनर्जी निकालना है, स्टैंडर्ड ग्रिप्स एनर्जी मतलब डेल जी निकालना है, इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ABCD आपको स्क्रीन पे दिखाओ, किसने क्या दिया आंसर। चल ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, जिसने सॉल्व कर लिया ठीक है कमेंट कर सकते हो, और फर्दर आप खुद से लीगल रहो कि क्या आपने आंसर चूज किया है, ठीक है ना। कोई डाउट आए तो आप फ्रीली कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मैं सोल्यूशन बताऊंगा, अगर अपने में ही रखोगे तो प्रॉब्लम है आपके लिए। तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रिप्स फ्री एनर्जी, ग्रिप्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू, ग्रिप्स फ्री एनर्जी होता क्या है ये समझ आ जाए तो मेरे को ज्यादा बढ़िया मजा आएगा। एक टोटल एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये डिसाइड करता है ग्रिप्स फ्री एनर्जी। तो ग्रिप्स फ्री एनर्जी क्या है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये इसी को बोला जाता है ग्रिप्स फ्री एनर्जी, उस रिएक्शन की ग्रिप्स फ्री एनर्जी, इस रिएक्शन की ग्रिप्स फ्री एनर्जी। तो यही ग्रिप्स फ्री एनर्जी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यही अपने को पता करना है। आप समझ आया चीज। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब नहीं रिवाइज करने वाला हूं, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अब जो जो वैल्यू अपने पास दी गई उस सारी वैल्यूज को पुट करो तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन, अरे एन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एन कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, एन व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग इन दिस सेल रिएक्शन, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ठीक है उसी को बोलते हैं ई की। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल से एफ ई, अपना ये रिएक्शन पाथ को अपन फिर से रिपीट करेंगे, एफ ई प्लस 3 ठीक है, एक्वस स्टेट में है, ये एक्वस एक्वस वाला कंडीशन हटाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एफ ई प्लस 3 किस में चेंज हो गया, एफ ई प्लस 2 में चेंज हो गया। तो मतलब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, ठीक है। और ये कंडीशन बैलेंस्ड नहीं है, कंडीशन को बैलेंस, एफ ई प्लस 2 उधर साइड 2, इसको बैलेंस करो जैसा इक्वेशन में दिया गया है। तो यहाँ पास 2 दिया है, क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं किया हूँ, ये 2 एफ ऑफ एफ ई दिया है, 2e 2i 2fe और i2, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस है, अब तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 2fe। तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे इस इक्वेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अब i2 के लिए यही काम करो, i किसके लिए, i के लिए, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उसके हिसाब से करेंगे अपन। तो i इज इक्वल टू कितने दिए हैं, और इसमें किस में चेंज हो गया, i2 में चेंज हो गया, ठीक है, किस में चेंज हो गया, i2 में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन की गेन किया होगा, जो i नॉट i2 में चेंज हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन की गेन की होगी। तो अपन जो इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसे राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ गेन हुए हैं, और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बन गई, हो, ठीक है। चलो
तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो और ये फाइनल इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, ये हैशटैग वाला रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैशटैग वाला इक्वेशन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू अपने को मालूम चल गई कि n अपने में जिधर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे इतने ही इलेक्ट्रॉन इधर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब ये वैल्यू हमेशा कट होनी चाहिए। अगर कट नहीं हो रही तो आप और ज्यादा बैलेंस करो। ठीक है, तब तक बैलेंस करना है जब तक ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्या ना हो, कैंसल ना हो। अगर कैंसल नहीं हो रहे हैं तो उसे बैलेंस करो, बैलेंस करना जरूरी है। अगर तब तक बैलेंस नहीं है तब तक अपन n की वैल्यू को नहीं डिसाइड कर सकते। ये दोनों अभी मेरा कैंसिल हो गया तो मुझे मालूम चल गया कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस सेल रिएक्शन में। ठीक है, तो इस वैल्यू पे मैं इसको इधर साइड से इतने से डब्बा में रख लेता हूँ और आगे का इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। तो ब्लैक उठाएं यार, ब्लू थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ब्लैक उठाते हैं। तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, n इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, एफ फराडे की वैल्यू दी गई है अपने को क्वेश्चन में, और ऐसे भी याद कर लो फराडेस कांस्टेंट क्या होता है 96500। ठीक है, इनटू ई नॉट सेल दिया है 0.24 वोल्ट। ठीक है, तो डेल जी इज इक्वल्स टू -2 इंटू 24 दिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 0.8448 और ये आ जाएगा 224 48 इंटू 96500। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते हैं यार, मेरे को थोड़ा सा मैथ्स वीक है यार, क्या करेगा यार, 2 मिनट। चलो कैलकुलेटर से यूज करके मैंने सॉल्व कर लिया, पर आपको नीट में नहीं मिलेगा। -46.32 आया है और डेल जी जूल्स में रहेगा एनर्जी स्टोर, तो जूल्स में चल हो गया। ठीक है, किलो जूल्स में रहेगा, किलो जूल्स मोल्स इनवर्स में पूरी एनर्जी स्टोर रहती है फाइनल, तो किलो जूल मोल्स इनवर्स। ऐसा यूनिट गलत मत करना। ठीक है, ऐसा यूनिट निकालवा देता, पर अभी टाइम नहीं है, अपना लेक्चर उससे भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। चलो, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है और ऐसा ऑप्शन दिया गया है, जी हुजूर अपने पास ऐसा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे से फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। करीब करीब आज तो हम 1.5 घंटा पार ही कर देंगे, नहीं करेंगे भाई। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना, 1.5 घंटा अगर नीट में लगाएगा तो 180 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने लगाएगा भाई, एक दिन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजुगेटेड बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। ठीक है, अपने पास एक कंजुगेटेड बेस प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को ये बताना है। 2 एसिड्स दिए गए हैं अपने पास, एक तो H2O और दूसरा HF। तो इन दोनों का कंजुगेटेड बेस क्या होगा, कंजुगेटेड बेस होता क्या है। देखो कंजुगेटेड बेस क्या है, जब कोई भी एसिड ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, एसिड ब्रेक डाउन करती है तो एक क्या H+ आयंस देती है और उसके साथ साथ एक नेगेटिव प्रोडक्ट देती है। ठीक है, वो नेगेटिव प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है कि वो कोई भी प्रोटॉन को अपनी ओर, नेगेटिव प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है कि वो प्रोटॉन्स को अपनी ओर खींचना चाहता है। ठीक है, प्रोटॉन्स को अपनी ओर खींच सकता है, H+ आयंस उसके पास आएगा तो उसे खींच लेगा, तो उसे बोला जाता है कि बेस, उसे बोला जाता है बेस। ठीक है, कंजुगेटेड बेस। चलो, तो ये पूरा रिएक्शन को एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं तो आ जाएगा अपना आंसर। तो अपने पास 2 एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं, ये ध्यान रखना है। 2 एलिमेंट्स अपने पास दिए हैं H2O, एक तो H2O दिया गया है। अरे यार इंक खत्म हो गया, 2 मिनट रुको भाई, सिर्फ 2 मिनट हो गया। चलो हाँ मजा आ गया। दूसरा, पहला क्या एलिमेंट दिया था, H2O दिया है और दूसरा HF दिया है। अब वो क्या होता है, कंजुगेटेड बेस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। ठीक है, ब्लू ही यूज कर लेते हैं भाई, इसका इंक तो गया काम से, मार्कर गया काम से। चलो, तो एक H2O दिया है, तो H2O को अगर ब्रेक डाउन करते हैं, H2O अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या देता है, एक HOH- दे देते हैं और उसके साथ साथ H+ दे देता है। ये जो OH- आएगा यही है अपना क्या, कंजुगेटेड बेस। तो कंजुगेटेड CJ लिखे दे रहा हूं, आप पूरा समझ आए ना, कंजुगेटेड बेस। इसी तरह से HF लिखे देते हैं, HF की ब्रेक डाउन करो तो ये F- दे देगा, F- दे देगा और उसके साथ साथ क्या दे देगा, H+। एसिड्स जब ब्रेक करते हैं ये दोनों क्या है, एक टाइप की एसिड्स की तरह बिहेव करते
सकते हैं। तो H प्लस आयंस तो रिलीज करेंगे भैया, करेंगे तो करेंगे ही, अब करते हैं तो करते हैं। तो ये यहाँ जो बचना ये आ जाएगा अपना आपका कंजुगेटेड बेस, CJ लिखो। ये क्लियर है। तो अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन दिया है जो कि इस तरह से सेम टू सेम हो, देख लेते हैं। ऐसा कंजुगेटेड बेस दो टाइप का अपने पास मिल रहा है। हाँ भाई, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक अपने पास OH यहाँ भी मिल रहा है, इसमें भी है, यहाँ F माइनस, यहाँ भी F माइनस। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब भाई इसी में एक चीज और समझ लो, क्या H2O की अगर केस में इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि दैट ये एक, अगर मैं इन दोनों की ही रिएक्शन करा देता हूं, क्या इन दोनों की रिएक्शन करा दो, HF और H2O की रिएक्शन करा दो, तो क्या अपने को प्रोडक्ट मिलेगा? ये एक क्वेश्चन आ सकता है इसी तरह से नीट्स में, तो इसको भी एक और एडिशनल क्वेश्चन मान के चलो। तो ये दोनों अगर रिएक्शन कर जाएंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, H3O प्लस मिल जाएगा, उसके साथ फ्लोरीन माइनस मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी ऐसा क्यों, इसने ऐसा कैसे कर लिया? तो इसका साफ सा आंसर है H2O एक, क्या H2O एक, फिर उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो हो गया। लाइट गोल हो गई थी यार, 1 घंटे के बाद वापस आए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे माइंड को गेन हो जाए। H2O और HF जब हम रिएक्शन करते हैं, H2O एंड HF में अपने को बताना था कंजुगेटेड बेस कौन सा बनेगा। तो कंजुगेटेड बेस जब H2O की ब्रेक डाउन करोगे तो HOH क्या बनेगा, कंजुगेटेड बेस। HF की ब्रेक डाउन करोगे तो फ्लोरीन नेगेटिव बनेगा, कंजुगेटेड बेस। अगर H2O और HF, ये तो पूरा अपना क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। मैं एडिशनल में आपको एक चीज और बता रहा था, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया H2O एंड HF को मेस करोगे तो कौन सा कंजुगेटेड बेस बनाएगा, कौन सा कंजुगेटेड एसिड बनाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये वाला अपना जो फ्लोरीन है वो क्या बना लेगा, कंजुगेटेड बेस। ठीक है, कंजुगेटेड बेस बना लेगा, कंजुगेटेड बेस। और ये जो H3O है ये कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड एसिड। तो ये बात भी ध्यान रखना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, वाटर ने ऐसा क्यों बनाया और फ्लोरीन ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, HF ने क्यों ऐसा नहीं बनाया? तो इसका साफ सा एक कारण है कि दैट H2O एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड से यानी वो इसका एक ऐसा नेचर होता है कि एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और एक बेस की तरह भी शो कर सकता है अपने नेचर को। तो दोनों का प्रॉपर्टीज है, तो दोनों कैरेक्टर शो करेगा। बट HF के साथ ये ऐसा कुछ नहीं है, HF सिर्फ एक एसिडिक नेचर ही शो करेगा, एक एसिडिक कंपाउंड है ये। तो ये दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो। और आई थिंक सो केमिस्ट्री का हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी एक बार लेट मी चेक, हो गए हैं। चलो तो अब बात करते हैं बायो, और आखिरी आज का बायो फिर कंप्लीट। तो बायो का पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे। ए, कोएंजाइम्स और मेटल्स आयंस दैट इज टाइटली बॉन्डेड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, ये एक पहला हो गया। मतलब कोएंजाइम्स और मेटल एंजाइम्स जो टाइटली बॉन्ड होते हैं किसी भी एंजाइमेटिक प्रोटीन में, ठीक है, तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्रोस्थेटिक। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ही रहते हैं, प्रोस्थेटिक बॉन्ड्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप पूरा फॉर्मेशन करते हैं। सही है ये, अरे ये बताना थोड़ी ना है, ये तो अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट बी, a complete catalytic activity active enzyme with it bond prosthetic group is called apoenzyme। नहीं, चलो और करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन सभी में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये सेलेक्ट करना है। देखो जो शुरू वाला ऑप्शन बी दिया है आपका, पहला ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड ए एंड बी दोनों फॉल्स हैं। सी ऑप्शन है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ये ऑप्शन में से आप एक फटाक से एक आंसर चूज कर लो। 10 सेकंड का एक काम डाउन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो तो ऑप्शन ए इज योर
करेक्ट ऑप्शन, मतलब पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। मैंने तो शुरू में ही बता दिया था पहला ट्रू है, सही बात है। ठीक है, प्रोस्थेटिक कंपाउंड्स वो इसी टाइप के प्रोटीन्स और एंजाइमेटिक के बीच में जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप ही फॉर्मेशन होता है। ये बात तो मैंने शुरू में ही बता दी आपको, तो ये से एकदम करेक्ट है। पर जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है, एक कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम, एक कंप्लीट a complete catalytic active enzyme with its bond प्रोथेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम लिखा है। तो एपो एंजाइम नहीं, एक्टिव एंजाइम जो अपना पास, एपो एंजाइम क्या होता है ये समझ लो। एपो एंजाइम्स एक टाइप के ना इनएक्टिव है, क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जनरली ये इनएक्टिव एंजाइम्स है, तो इसको एक्टिव एंजाइम कैसे बोल सकता है, तो इनएक्टिव एंजाइम है और इसको एक्टिव करने के लिए अपने को एक एक्सटर्नल को फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि ऑर्गेनिक फैक्टर हो गया। ये सारे फैक्टर्स को अप्लाई करने से ही अपना ये एंजाइम एपो एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा, वैसे ये इनएक्टिव होगा। बट यहां क्या लिखा है, द कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, ठीक है, एक टाइप की एक्टिव एंजाइम बोल रहे थे, ये ऐसा नहीं है। एक्टिव एंजाइम अगर प्रोथेटिक ग्रुप्स का एक्टिव एंजाइम की बात करेंगे तो हेलो एंजाइम आता है, जो कि क्या होता है, कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम होता है, और प्रोथेटिक ही एक एक्टिव एंजाइम है। चलो, तो ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट, तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। और वीडियो तो क्लियर है ना भाई, मैं कहीं कहीं ब्लर दिख जाता हूं, नहीं यार। नेक्स्ट, what map unit सेंट्री-मॉर्गन is adopted in construction of genetic map। ठीक, ऑप्शन ए, a unit of distance between two express gene representing 100% crossover। ऑप्शन बी, a unit of distance between gene in a chromosome represent 1% crossing over। ऑप्शन सी, a unit of distance between gene on a chromosome represent 50% crossover। इसके बाद ऑप्शन डी, a unit of distance between two express gene represents a 10% crossing over। तो एक चीज यहां पर ऑप्शन यूज करने से पहले एक चीज समझ लो, क्या समझना है, दैट अपने को एक चीज यहां ध्यान देना है कि व्हाट इज सेंट्री-मॉर्गन, सेंट्री-मॉर्गन होता क्या है और मैप यूनिट क्या होता है। सेंट्री-मॉर्गन या मैप यूनिट एक टाइप का एक्सप्रेशन है जिसके रिलेशन के थ्रू, ठीक है, हम बता सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक क्रोमोसोम में दो जीन के बीच में, दो रिलेटिव जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये मॉर्गन के एक स्टूडेंट ने, ऑलफ्रेड आई थिंक सो इसका नाम था, जिन्होंने इसकी डिस्कवर किया था, और इसने अपने गुरु के नाम से ही इसका क्या एसआई यूनिट, इसका यूनिट का नाम दे दिया था। ठीक है, क्या दे दिया था, यूनिट का, एसआई यूनिट मत बोलना, यूनिट का नाम दे दिया था, क्या, सेंट्री-मॉर्गन, नाम से ही बता रहा है मॉर्गन। तो उनके हिसाब से जो डिस्टेंस है, जो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है, वो हम एक क्रोमोसोम के बीच में निकाल सकते हैं किसे, सेंट्री-मॉर्गन से, मतलब एक जेनेटिक मैपिंग के थ्रू। तो जो अपना 1 सेंट्री-मॉर्गन कितना होता है, 1% क्रॉसिंग ओवर के इक्वल होता है। तो आपको आंसर मालूम चल चुका होगा, 1 सेंट्री-मॉर्गन इज सेड टू बी अ 1% क्रॉसिंग ओवर। तो 1% क्रॉसिंग ओवर के इक्वल होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, चलो लेट मी चेक। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 1% क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सेंट्री-मॉर्गन 1% क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करता है, 100% को नहीं, ना ही 10%, ना ही 50%, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, तो 1%। ओ ये चलो, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जेक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स। ठीक है, एक्जेक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है, ये यहाँ क्वेश्चन में ये एक ऑप्शन जो है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगा किसी भी एग से, ये अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ऑप्शन बी, बिफोर इंटरिंग द स्पर्म इनटू ओवम, स्पर्म की इंटर बिफोर, उसे होने से पहले, स्पर्म एंट्री होने से पहले ही जस्ट वो होगा। या फिर साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट कैलिवेज, फर्स्ट कैलिवेज जब होगा तभी उसके साथ साथ ही
फर्स्ट क्लीवेज मतलब जब ओवम स्पर्म पहली बार नहीं, उस फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवम डिवाइड करना, क्या जाइगोट डिवाइड करने चालू हो जाते हैं, तब उसे फर्स्ट क्लीवेज बोला जाता है। ठीक, तो ये एक है। नेक्स्ट है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म की एंट्री होने के बाद बट जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले। तो कौन सा ऑप्शन है? आप जिसने ह्यूमन फर्टिलाइजेशन पढ़ा है तो उसके लिए तो इजी सी बात होगी, बात तो सबके लिए है। चलो, तो शुरू में एक कॉन्सेप्ट समझ के चलो कि फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमेट का ब्रेकडाउन। देखो, सबसे पहले में हमारे पास क्या रहेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर ग्रेनुलोज की लेयर लगेगी, ये सब लदर फदर वाला कोई उसको हटाओ डायरेक्ट। फिर वो क्या होगा? इसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, मियोसिस डिवीजन होगा, और वो डिवाइड करेगा किसमें? मियोसिस नहीं, माइटोटिक सॉरी माय मिस्टेक, माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये किसमें डिवाइड करेगा? दो इक्वल डिविजन्स में, मतलब एक क्या बनेगा कि एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और उसके साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। अब जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है उसको क्या बनाना है? ओवम बनाना है। तो यहां पास से जो सेकेंडरी oocyte है, अब इससे ओवम, तो ये OVUM ओवम, ये ओवम कब बनता है? ये अपना क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, या फर्स्ट क्लीवेज के वक्त, या जस्ट होने से पहले ये स्पर्म एंट्री कर जाएगा, होने से पहले, ऐसा। तो सेकेंडरी oocyte के बाद जब ये हमेशा ध्यान रख लेना, अगर जनरली स्पर्म एंट्री नहीं किया तो ये कभी भी सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं कहलाएगा। जिसने मेरा लेक्चर कवर किया है उसको पता होगा ये चीज बात, ठीक है। तो वो कभी भी ओवम नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कब है? ये ओवम कब फॉर्मेशन होगा? ओवम के साथ साथ क्या फॉर्मेशन होगा? सेकेंड पोलर बॉडी बोलो, सेकेंड POLA पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये ओवम के साथ सेकेंड पोलर बॉडी तब मिलेगा जब स्पर्म ओवम में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। स्पर्म ओवम में एंट्री कर जाएगा बट वो फर्टिलाइज नहीं कर रहेगा। अगर फर्टिलाइज कर दिया तो क्या बना लेगा? जाइगोट। तो यहां पहले ओवम बनना जरूरी है। तो ओवम जैसे ही इसके अंदर घुसेगा तैसे ये क्या सेकेंड, कैसे ही हमारे पास ओवम बन जाएगा, ठीक है, ओवम बन जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और अपने को सेकेंड पोलर बॉडी भी मिल जाएगा। ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है, सबको मालूम है। चलो, अब यहाँ पास होता क्या है? यहाँ पास एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है मम्मी पापा फैक्टर और एक होता है AP फैक्टर, अपना फैक्टर। इसको मैं इसे याद किया था, आप भी चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। मम्मी पापा फैक्टर, फिर अपना फैक्टर। मम्मी पापा फैक्टर यानी ये क्या है? MP फैक्टर यानी मेटाफेज फैक्टर, ठीक है। ये ए क्या है? ए फेज यानी एनाफेज फैक्टर। चलो, तो मेटाफेज फैक्टर पहले तो मेटाफेज फैक्टर रहेगा। मेटाफेज फैक्टर पर क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। जैसे स्पर्म एंट्री कर जाएगा तो मेटाफेज फैक्टर डिस्ट्रॉय होके यहाँ मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये क्या चेंज हो जाएगा? अपना फैक्टर यानी एनाफेज फैक्टर में। और एनाफेज फैक्टर जैसे ही अपने पास बनेगा तो उस समय अपना ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी और सेकेंड पोलर बॉडी। चलो, तो ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये इसका ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन आई थिंक सो डी इसी तरह से बोला गया है। हाँ, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की एंट्री होने के बाद बट फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले, ठीक है। चलो, तो ये इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज। सेल साइकिल का फेज किस तरह से होता है? ऑप्शन ए G1 G2 S और M, ऑप्शन बी GS G1 G2 M, ऑप्शन सी G1 S G2 M, ऑप्शन डी
Mg1 G2 S। अब ये कई लोगों को समझ नहीं है भाई, कई लोगों को ये समझ नहीं है कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, सेल साइकिल जिसने क्लास 11 में सेल साइकिल कवर किया है, सेल वाला चैप्टर, तो उसके लिए आसान है। मगर जिसने नहीं कवर किया उसके लिए सुनो। देखो G1 दिया है, G2 दिया है, एक S दिया है और एक M दिया है। ये चार फेजेस में ही अपना सेल डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले समझो G1 फैक्टर क्या है। G1 फैक्टर होता है ग्रोथ। G1 एंड G2 आर दी ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स बोलो या फिर ग्रोथ फेज बोलो। ठीक है, कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज है। ठीक है, एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर है अपना सिंथेसाइज फेज, सिंथेसाइज फेज। और जो एम फैक्टर है, ठीक है, ये अपना MEIOSIS मियोसिस, मियोसिस नहीं मियोटिक, MEIOTI से मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन यानी मियोटिक फेज बोलो या फिर मियोटिक डिवीजन फेज बोलो। ये इतने ही फेज में अब अपना सेल, कोई भी सेल एक नॉर्मल सेल है, वो इसी चार फैक्टर्स में यानी चार फेजेस में ही डिवाइड करता है। ये बात को, ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक, अब इसको सिर्फ अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे आखिरी में कौन सा होगा, इस तरह से। तो हमेशा समझ, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ग्रोथ 1 होगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा? ग्रोथ होना चालू होगा। ठीक है, G1 फेज आएगा। फिर G1 फेज के जस्ट बाद क्या आएगा? ये अरेंज्ड है इसी तरह से, इस तरह से अरेंज है, इसी तरह G1 फेज आएगा। G1 फेज के बाद अपना आएगा S फेज। S फेज यानी सिंथेसाइज फेज। देखो G1 फेज क्या है? एक टाइप का ग्रोथ फेज है। तो सबसे पहले ग्रोथ होगा। ग्रोथ कहाँ होगा ये समझना है। ग्रोथ सिंथेसाइज फेज में होगा। सिंथेसाइज फेज कहाँ होगा? सिंथेसाइज फेज डीएनए में होता है। डीएनए क्या होंगे? डीएनए में होगा। ठीक है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने डीएनए वाले के चैप्टर पे भी पूछा था कि जो अपना रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, वो कौन से फेज में होता है? तो ये अपना एस फेज में होता है, यानी सिंथेसाइज फेज में होता है। चलो, तो इस समय अपना आ जाएगा, सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेट करेंगे और डीएनए का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद G2 फेज आ जाएगा, यानी ग्रोथ फेज 2, ग्रोथ फेज 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेल डिवाइड ग्रोथ में आएंगे, मतलब उनका न्यूक्लियस ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पास न्यूक्लियस अगर ग्रो कर गया है, पहले तो डीएनए नंबर इंक्रीज किया, डीएनए नंबर इंक्रीज किया तो न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज किया, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज किया तो होल न्यूक्लियस डेवलप्ड हुआ, होल न्यूक्लियस डेवलप्ड हुआ तो अब वो डिवाइड होने की फेज में आया। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होने की फेज में आया तो मतलब सेल डिवीजन होने की फेज आने वाली है। सेल डिवीजन होने की फेज आने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? माइटोटिक डिवीजन करना। मियोसिस मत समझना, मियोसिस और माइटोटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मियोसिस में क्या होता है था? मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, माइटोटिक में वो ऐसा नहीं, जितने 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के पास है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? अपना एम फेज आएगा, यानी माइटोटिक डिवीजन फेज आएगा। और इसी तरह से किसी सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो G1S G2M, तो याद रख सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, आई थिंक सो दिया ही होगा। G1S G2M ऐसा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक स्क्रीनशॉट हो जाए। और आखिरी, आज का आखिरी क्वेश्चन 10+1 क्वेश्चन, मतलब आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो लिखो, व्हाट इज अ साइट ऑफ प्रिसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। तो ऑप्शन ABCD आपका दिया गया है, लीफ दिया है, एक्सियल्स दिया है, ठीक है, और बहुत सारे स्टेंस दिए हैं। तो इन सब में से ABCD में से बता देना कि कौन सा होगा, और इसका आप कमेंट कर सकते हो मुझे अपने नाम के थ्रू। तो अपना आंसर लिखना है #योर आंसर बाय आखिरी में योर नेम। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।